नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि सांख्यिकी के इस चैप्टर से आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर आप सभी इस चैनल पर नए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं की बारंबारता ज्ञात कीजिए। आपके इस एक्सरसाइज में दो ही प्रश्न दिए गए हैं। क्योंकि अगर आपने ये सारणी समझ ली तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी होगी, ठीक है। तो पहले इस सारणी को समझना है, इस एग्जाम्पल को आप खुद ही कवर करेंगे। अगर ये एग्जाम्पल आप खुद से कवर कर लेते हैं, ये वाला दूसरा क्वेश्चन, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इन आंकड़ों को कुछ इस क्रम में लिख लिया है, फिर हमने एक सारणी बनाई है जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। यही सारणी हमने बना ली है। उसके बाद अंकों को हमने कुछ इस क्रम में व्यवस्थित किया है। देखिए, बार बार अंकों को नहीं लिखा है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, कुछ आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। आरोही और अवरोही क्रम आपने पिछली क्लास में ही सीखा था, तो उसी क्रम में हमने इसे व्यवस्थित कर लिया। और अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए क्रम लिखा, उसके बाद संख्या, फिर टैली चिन्ह, फिर बारंबारता, ये सारणी आपको बनानी है। अब यहाँ पर इस पूर्णांकों या फिर इस जो आंकड़े दिए गए इनमें देखेंगे, देखिए 5 कितनी बार आया है, पहली बार आया है तो 1 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये 1 जो होगा इस तरह का, ये टैली चिन्ह होगा। उसके बाद 6 यहाँ पर है, एक बार आया। 8 यहाँ पर दिया गया, एक बार। 13 तो 9 में नहीं, 11, ये 13 दिया गया, तो यहाँ पर आपको एक डंडा खींचना है। उसके बाद 8 है, फिर तो यहाँ पर आपको फिर से एक डंडा खींचना है। उसके बाद 5 है, तो फिर से आपको यहाँ पर एक डंडा खींचना है। 14 है, तो यहाँ पर आपको एक डंडा खींचना है। उसके बाद 11 है, तो 11 है, तो 11 में आपको एक डंडा खींचना है। उसके बाद 9 है, तो 9 की जगह पर 13 है, 13 की जगह पर 8 है, 8 की जगह पर एक डंडा खींचना है। 11 है, तो 11 की जगह पर आपको एक डंडा खींचना है। फिर से 11 है, तो फिर से एक डंडा खींचिए। फिर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। कितना दिया गया है, ये 6 दिया गया है, ठीक है। तो 6 की जगह पर एक डंडा खींचो। फिर 5 दिया गया है, तो 5 की जगह पर एक डंडा खींचो। अब आपको बारंबारता कैसे लिखनी है, तो इसे जोड़कर 1 2 3, 3 डंडे हैं तो 3 होगी। उसके बाद 1 2 2, फिर 1 2 3, फिर 1, फिर 1 2 3, फिर 1 2, फिर 1, ठीक है। अगर आपको कंफर्म करना है कि हमने ये सारणी सही बनाई तो इसे टोटल कर लो, टोटल मतलब जोड़ लो। तो कुल करेंगे कितना आएगा, 1 3 3 6, 7 3 10, 15। यानी कि यहाँ पर अगर आपके 15 पूर्णांक होंगे तो ये बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि ये जो सारणी आपने बनाई है बिल्कुल सही है। ये जो बारंबारता आपने निकाली है इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है, यानी कि आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाना है, ठीक है। तो वही करेंगे, सबसे पहले वही सारणी, ये वाली सारणी बनाएंगे यहाँ पर, और उसी क्रम में देखिए अंकों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है, तो 5 यहाँ पर, जहाँ पर 5 आया वहाँ पर टैली चिन्ह आपको इस तरह से 1 लिखना है। उसके बाद 2 2 में फिर 3 दिया गया है, फिर 3 में एक डंडा खींचो। फिर 4 दिया गया है, 4 में एक डंडा खींचो। फिर 5 दिया गया है, 5 में एक डंडा खींचो। फिर 3 दिया गया है, तो 3 में एक डंडा खींचो। फिर 2 दिया गया है, तो 2 में एक डंडा खींचो। 4 दिया गया है, तो वहाँ पर एक डंडा आपको लगाना है, ठीक है। 5 है, तो 5 की जगह पर आपको 1 लिखना होगा, कुछ इस क्रम में, ठीक है। फिर 4 दिया गया है, तो 4 की जगह पर। फिर 3 दिया गया है, तो 3 की जगह पर। फिर 2 दिया गया है, तो 2 की जगह पर। 5 दिया गया है, तो 5 की जगह पर। और फिर से 5 दिया गया। देखिए, जब 5 बार आपको वही अंक मिल जाता है तो वहाँ पर आपको इसे क्रॉस कर देना होता है। अब टोटल देखिए, इसे बारंबारता करेंगे तो बारंबारता जो होती है जोड़ जोड़ कर लिखी जाती है। तो 1 2 3, 3 हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, ये 1 2 3 4 5, टोटल करेंगे कितना होगा, जोड़ लेते हैं इसे। 3 3 9 14, देखते हैं कितना दिया गया। 2 4 6 8 10
दो 12 दो 14, यानी कि हमारी बारंबारता सारणी बिल्कुल सही है। अब हमें इसे कह रहा है बारंबारता सारणी बनाना है आपको, और जब भी आपसे बारंबारता सारणी कहता है तो इस प्रोसेस के तुरंत बाद उन अंकों को लिखना होता है और उसके बाद उसकी बारंबारता, यानी कि इसकी बारंबारता कितनी होगी 3, 2 की बारंबारता कितनी थी 3 थी ना, तो 3 लिखो, फिर 3 थी 3 लिखो, 3 की 3 थी, फिर 4 की कितनी थी 3, 3 लिख दो यहाँ पर, फिर 5 की कितनी थी 5 थी, तो वो आपको लिखना है। यही आपकी बारंबारता सारणी होती है। तो इस तरह से हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कवर कर लिया, और इसका जो ये दूसरा खंड दिया गया ये क्वेश्चन आप खुद से कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन करवाऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, और आपको भी तो पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आप कितना खुद से कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कवर करेंगे। इसी के साथ अब चलते हैं एक्सरसाइज 4C पर, क्योंकि उसमें भी कुछ ही क्वेश्चन है, उनको भी इसी क्लास में कवर कर लेते हैं, ताकि आपके आने वाली जो क्लास होगी वो 4D होगी, आसानी से कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम 4C के क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं आज ही के सेशन में, ठीक है। तो एक्सरसाइज को ओपन करेंगे, 4C कहाँ पर दी गई है। अगर वीडियो दोस्तों आप सभी को अच्छी लग रही हो तो अभी लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप सभी मदद करेंगे तभी ये चैनल ग्रो करेगा, है ना। आपका एक लाइक शेयर करने में कुछ नहीं जाता, है ना, तो मदद करो सभी। चलिए अब हम 4C एक्सरसाइज को देखते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन सरल भी है, आसान भी है ना। चलिए अब 4C का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो क्वेश्चन, देखो और समझो, तब तक हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका कहाँ है। तो 4C का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, पढ़िए। अगर आपके पास किताब है तो खुद से पढ़ें, और नहीं है तो यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करें। ये क्वेश्चन दिया गया, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है, ठीक है। मार्च में 30, अप्रैल में 50, मई में 60, जून में 70, जुलाई में 50, अगस्त में 40, कुछ इस क्रम में बेचे गए हैं, ठीक है। तो एक पंखा जो है वो 10 पंखों को प्रदर्शित करता है। क्या कर रहा है, एक पंखा 10 पंखों को प्रदर्शित करता है। तो आपको इन पंखों को सारणी में जिसे दिया गया है इसे प्रदर्शित करना है पंखों की तरीके से। मान लीजिए एक पंखा 10 पंखे के बराबर है ना, एक पंखा 10 पंखे के बराबर है और 30 पंखे बेचे गए। तो कह रहा है कि आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इसे आप ये जो चिन्ह लिखा बनाया गया है इसके द्वारा प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर आपको सारणी बनानी है। सबसे पहले लिखना है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पंखा 10 पंखों के बराबर है, तो मार्च में 30 पंखे बेचे गए, तो 3 पिक्टोग्राफ के बराबर होगा, ये 5 पिक्टोग्राफ के बराबर होगा। 10 से भाग दे देंगे ना सभी को, तो यहाँ पर 6 आएगा, ये 7 होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी कि पिक्टोग्राफ द्वारा आपको प्रदर्शित करना है, तो आपको सिंपली करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से पंखे बना देने। इसमें मार्च में कितने बनाओगे 3, ठीक है, तो उत्तर 3 आया था, तो 3 आपको बना देने इस तरह से। फिर अप्रैल में 5 आया था, तो 5 आपको पिक्टोग्राफ बना देने कुछ इस तरह से, 4 और 5, ठीक है। मई में कितने बिके 6, तो 6 पिक्टोग्राफ आपको बना देने कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जून में कितने बिके 70, यानी कि एक पिक्टोग्राफ 10 के बराबर है, तो 7 आएगा, तो 7 आपको बना देने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और उसके बाद जुलाई में 50 बिके, यानी कि एक पिक्टोग्राफ 10 है, तो 10 से भाग देंगे, 5 आएगा, तो 5 पिक्टोग्राफ द्वारा इसे प्रदर्शित करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगस्त में 40 बिके, 10 के बराबर है, तो 4 यहाँ पर पिक्टोग्राफ आपको बनाने हैं, है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, स्किप करके देखिए, ठीक है, पूरा देखिए वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और तीसरा क्वेश्चन जो ये दिया गया है सेम इसी तरीके से है, तो आप खुद से करेंगे तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सेम प्रोसेस पर होगा, इसी प्रोसेस पे, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी सप्ताह के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई, एक घड़ी के बराबर है। ये पिक्टोग्राफ द्वारा हमें बता दिया गया है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पर समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, किस दिन,
वो दिन आपको बताना है जिस दिन घड़ियाँ सबसे अधिक बेची गई। तो आपको सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी दिखाई दे रही होगी? रविवार वाली। इसमें टोटल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर तो 6 हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 होंगे। उसके बाद 1 2 3 4, हम अभी देख रहे हैं किसमें अधिक है, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है। उसके बाद 1 2 3 4 है यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख पा रहे होंगे सबसे अधिक किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 9 है। तो सबसे अधिक इसी दिन बेची गई, किस दिन? रविवार को। तो पहला आंसर क्या आ जाएगा? रविवार को सबसे अधिक घड़ियाँ बेची गई, वो भी कितनी? 9 बेची गई। उसके बाद दूसरा, मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई? तो मंगलवार कहाँ पर दिया गया? ये। तो कितनी घड़ियाँ बेची गई? 8 यहाँ पर दिया गया है। तो 8 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई? तो टोटल कर लो यहाँ पर। पहले देखिए, सोमवार को 6, मंगलवार को 8, फिर 4, फिर 5, फिर 8, फिर 4, फिर 9। अब इसे हम टोटल कर ले तो कितना होगा? 8 6 8 14, 14 4 कितना? 18, 18 5 कितना होता है? 18 5 23, 23 और 8 कितना होगा? 31, 31 और 4 कितना होगा? 35, 35 और 9 कितना होगा? 44। यानी कि पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई? 44, ठीक है। तो इसे आप भी देखिए टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद क्या करा है, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई? देखिए एक घड़ी की कीमत यहाँ पर कितनी दी गई है? एक घड़ी की कीमत यहाँ पर 200 रुपये दी गई है, ठीक है। मान लीजिए अभी एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एक घड़ी की कीमत कितनी है? 200 रुपये। तो कह रहा है कि रविवार को कुल कितनी रुपए की घड़ियाँ बेची गई? तो रविवार को देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 9 घड़ियाँ बेची गई। तो एक घड़ी की कीमत 200 रुपये है, तो 9 घड़ियों की कीमत कितनी होगी? 9 को हम 200 से गुणा कर देंगे तो 1800 आ जाएगा। तो 1800 रुपये की बिक्री हुई थी उस दिन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए एक पेन की कीमत 3 रुपये है, एक पेन की कीमत 3 रुपये है, तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी? 6 होगी ना। आपने क्या किया? गुणा किया। तो वही प्रोसेस यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई? सबसे कम कितने रुपए की हुई? तो देख पा रहे होंगे सबसे कम 4, यानी कि एक तो बुधवार को हुई और दूसरा शनिवार को। इन दोनों दिन 4 घड़ियों की बिक्री हुई। किस दिन? बुधवार और शनिवार। इन 2 दिनों में सबसे कम घड़ियाँ बिकी और कितने रुपए की? 4 4 बिकी, तो 200 से गुणा कर देंगे इसकी भी, तो 800 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन भी कवर कर लिया। क्योंकि तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर आप अपनी किताब में देख पा रहे होंगे, जो तीसरा क्वेश्चन है वो सेम पैटर्न पर है पहले वाले के। तो आप पहला एग्जाम्पल अगर समझ गए तो तीसरा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी आसानी से हो जाएगा, बस समझने की ज़रूरत है। आप समझ गए तो आंसर आसानी से आप कर सकते हो इसका, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चौथा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर चित्र हालांकि बना लिया ताकि आपको समझ में आए। ये चित्र हमने बनाया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है चौथे का कि एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रारेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। ये आप चित्र यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए शिक्षार्थियों की संख्या दी गई, दिन दिया गया है और एक पिक्टोग्राफ बराबर 5 शिक्षार्थी दिखाए गए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं। एक है 5 के बराबर। अभी मैंने बताया था एक पेन की कीमत अगर 3 रुपये है तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी? 6 रुपये। आपने क्या किया? गुणा की ना। तो उसी सेम पैटर्न पर यहाँ पर भी होगा। एक पिक्टोग्राफ यानी एक चित्र बराबर 5 शिक्षार्थी हैं, तो 7 बराबर कितना होगा? 35 होगा ना। तो यहीं पर मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक भाई। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर भी 35 हो जाएगा शिक्षार्थी, है ना। उसके बाद 1 2 3 4 5 है, तो 5 से इसकी गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 है, 6 से 5 की गुणा करेंगे तो 30 आएगा। सेम पैटर्न हो रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 5 35। देखिए ये 7 हो गए और एक चित्र है 7 5 के बराबर, तो 7 चित्र कितने के बराबर होंगे? 7 गुणे 5 के, है ना। सेम पैटर्न वही करेंगे। 1 2 3 है, एक चित्र है ये 5 शिक्षार्थियों के बराबर, तो 3 कितने के हो गए? 15 के बराबर। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहीं पर भी हम कर सकते थे लेकिन हमने इधर नहीं किया। आप चाहे तो वही कर सकते हो। यहाँ पर 35 आया था, फिर 35
फिर 25, फिर 30 आया था, फिर 35 आया था, फिर 15 आया था। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित हुए। सबसे पहले आपको कुछ इस क्रम में इसे सॉल्व कर लेना है, फिर आपको आंसर देना है, तभी कर पाएंगे। कह रहा है मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो मंगलवार को कितने उपस्थित थे, यहाँ पर कितना दिया गया 35, वही आपको लिखना है। तो पहला 35 आ गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा, 35 शिक्षार्थी यानी कि एक कक्षा में 35 ही विद्यार्थी हैं। तो 35 किस किस दिन थे, देखिए इस दिन थे, ये और इस सोमवार मंगलवार, देखिए यहाँ पर सोमवार को पूरी उपस्थिति थी, मंगलवार को भी थी और शुक्रवार को भी। तो यही आपको लिखना है दूसरे क्वेश्चन में कि मंगलवार सोमवार, यहाँ पर आपको सोमवार लिखना है, फिर मंगलवार, फिर शुक्रवार, इन 3 दिन फुल उपस्थिति थी, यानी कि सभी बच्चे पूर्ण रूपेण आए हुए थे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो किस दिन, तो 15 आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे कम है, तो यानी कि शनिवार को सबसे कम बच्चे विद्यालय में उपस्थित थे, तो शनिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो बुधवार यहाँ पर दिया गया कितने थे 25, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। पहले आपको चित्र को समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं ना। और अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा, चलिए पढ़ते हैं। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई है। वर्ष 2000 में 400, 2002 में 500, 2004 में 700, 2006 में 600, 2008 में 800 ये शिक्षार्थियों की संख्या रही, ठीक है, विद्यालय में। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया पिक्टोग्राफ, एक पिक्टोग्राफ 100 शिक्षार्थी लेकर चित्रारेख बनाइए। चलिए सबसे पहले हम चित्रारेख ही बना लेते हैं और फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हमने देखिए आपको बताया था, अभी क्वेश्चन अभी हमने किया था सेम पैटर्न पर, कहाँ गया, जिसमें हम भाग कर रहे थे ना, कौन वाला क्वेश्चन था, हाँ पहला ही क्वेश्चन था। हमने पहले क्वेश्चन में देखिए एक पिक्टोग्राफ और 10 पंखे दिए गए थे, तो मार्च में 30 बिके हुए थे, तो 30 को हमने 10 से भाग दिया था, तो 3 आए, फिर 5, फिर 6, 7, कुछ इसी पैटर्न पर हमें इसको भी पहले करना है। एक पिक्टोग्राफ बराबर 100 दिया गया है, जैसे पहले पिक्टोग्राफ बराबर 10 पंखे दिए गए थे, है ना, पहले क्वेश्चन की ही तरह है ये। फिलहाल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पर देखिए सारणी दी गई, 2000 में 400, 2002 में 500 थे, 2004 में 700, फिर 600, फिर 800, कुछ इस क्रम में विद्यालय में जो शिक्षार्थी थे उनकी संख्या ये दी गई है। एक पिक्टोग्राफ बराबर 100 शिक्षार्थी दिए गए, यानी कि 2000 में उस हिसाब से मतलब कितने होंगे, तो होंगे 400 को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये शून्य शून्य कट जाएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर उसी पैटर्न पर 5, फिर 7, फिर 6, फिर 8, है ना, भाग करने पर ये तो आपको बेसिक चीज़ें आती होंगी, है ना। अब हम इसे सिर्फ प्रदर्शित करेंगे, वो भी इस पिक्टोग्राफ द्वारा। तो यहाँ पर 4 आया था 2000 में, तो 2000 में 4 आपको कुछ इस तरह से आपको बना देने, ठीक है, बस यही आपको करना है। 4 हमने बना लिए, उसके बाद फिर 5 आपको 2002 में बनाने, क्योंकि 500 थे और एक पिक्टोग्राफ बराबर 100 शिक्षार्थी दिया गया, भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसे 5 बना देने सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। कुछ देखिए मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, तो आप खुद से बनाने का प्रयास करें, है ना, सिर्फ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको कितने बनाने, 7, क्योंकि 700 थे, 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब 2006 में कितने 600 थे, तो 100 से भाग दिया तो 6 आएगा, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। 2008 में 800 थे, तो 8 आपको बनाने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरह से हमने इसे बना लिया। यही आपको करना था, कह रहा है एक चित्रारेख बनाइए, तो हमने चित्रारेख ये बना लिया है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, चित्रारेख, चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना, है ना, तो चित्र के द्वारा हमने इसे प्रदर्शित कर लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, चलिए उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखने का प्रयास करें, वर्ष 2000 में कुल कितने शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं।
तो यहाँ पर कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं, देखिए 400 थे, एक संकेत जो था वो 100 शिक्षार्थियों के बराबर था, हमने 100 से भाग दिया तो कितना आया था 4, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यही आपको लिखना है। उसके बाद 2006 में कुल कितने शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं, तो कितने संकेत प्रयुक्त हुए हैं 2006 के लिए, क्योंकि यहाँ पर 600 शिक्षार्थी थे, हमने 100 से भाग दिया तो कितना आया था 6, तो आपको यहाँ पर 6 लिखना है, तो 4 और 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक संकेत बराबर 50 शिक्षार्थी निरूपित करता हो तो अन्य चित्रालेख बनाइए। देखिए यहाँ पर अभी हमने बताया था एक ये दिया गया है चित्र, ये 100 शिक्षार्थियों के बराबर है, ये कितने शिक्षार्थियों के बराबर है 100 शिक्षार्थियों के बराबर है। सेम पैटर्न करना है, अब यहाँ पर 50 कर दिया गया है, 100 था तो 100 से हम भाग कर रहे थे, 50 है तो 50 से भाग करेंगे। देखिए 50 से 400 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 8 40, 8 आया, 4 की जगह पर 8, 5 की जगह पर 10 आएगा, फिर 7 की जगह पर 14, यानी कि इनका सबका 2 गुना आ जाएगा। तो ये जो आपने चित्र बनाए हैं, तो यहाँ पर 4 की जगह पर 8 आपको चित्र बनाने होंगे, 2002 में 5 बनाए थे, फिर 10 आपको बनाने होंगे। सेम इसी का ये जो चित्र बनाए हैं मैंने, इनके बस दोगुने बनाने होंगे। कहने का मतलब क्या है, पहले हम 100 से भाग कर रहे थे, अब तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें एक चित्रालेख 150 विद्यार्थी शिक्षार्थियों के बराबर है, तो 50 से भाग करके जो भी उत्तर आएगा आपको उतने चित्रालेख बनाने होंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल आपके लिए कितना उपयोगी है कितना नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।